तो आज हम लोग बेटा लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, अ सिस्टम that run parallel to सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या मतलब हुआ इस बात का? एक सिस्टम जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम के पैरेलल चलता हो, इसका क्या मतलब है? साथ साथ चलता हो। लो मैं समझा, पैरेलल का मतलब है ऊपर नीचे चलना। तुम लोग बच्चे ना ऐसी बातें करते हो कि कभी कभी मेरा दिल चाहता तो मैं डुबकी लगवा दूं पानी के अंदर, गर्मी वैसे बहुत हो रही जी। तो अगर मैं कहूंगा लिम्फेटिक सिस्टम पैरेलल है सर्क्यूलेटरी सिस्टम के, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है फंक्शनली उसके साथ अटैच है। इसका मतलब क्या है? फंक्शनली उसके साथ अटैच है, उसके साथ मिलकर काम करता है। तो ये क्या करता है? इट मीन्स इट वर्क alongside with circulatory system। तो ये सर्क्यूलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है। तो ये सर्क्यूलेटरी सिस्टम को बेसिकली असिस्ट भी करता है और सर्क्यूलेटरी सिस्टम के फंक्शन को थोड़ा सा बढ़ाता भी है। तो इट असिस्ट फंक्शन ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना हो तो पूरा सर्क्यूलेटरी सिस्टम कोलैप्स हो जाए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, काम नहीं करेगा, चलेगा नहीं, मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। समझ में आ रही बात? अब ऐसा क्यों होगा ये हम बात कर लेते हैं अभी, और उसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों। अब तुम लोग एक बात ध्यान में रखो, मैंने कल तुम्हें एक चीज समझाई थी। मैंने तुम्हें समझाया था आर्टरीज और वेन्स के बारे में। हमने एक बात की, हमने कहा कि यार हमारी जो सबसे छोटी आर्टरीज होती हैं उनको हम आर्टीरियोल्स कहते हैं। सही है? ध्यान से बात समझनी है बिल्कुल। अभी मैं थ्रोफेज चैनल मेड आर्टीरियोल कुछ भी नहीं बनाता, राइट। मैं कहता हूं कि यार ये हमारी जो सबसे छोटी आर्टरीज है ये हमारा आर्टीरियोल है। अब जरा ध्यान से बात समझनी है। अब होता क्या है? होता ये है प्यारे बच्चों कि ये जो आपका आर्टीरियोल है ना, आर्टीरियोल हो, छोटी आर्टरीज हो, बड़ी आर्टरीज हो, कोई भी आर्टरीज हो, इनकी वॉल इतनी थिक होती है कि इनकी वॉल के अक्रॉस डिफ्यूजन नहीं हो सकती है। डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सरफेस जिसके अक्रॉस वो हो रही है। जितनी थिकनेस ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतनी कम होगी, जितनी थिकनेस कम होगी डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगी। जैसे एल्वुलाई में हमने देखा, एल्वुलाई में क्या था? एल्वुलाई वाज सिंगल सेल थिक, वो सिर्फ एक सेल थिक थे, और जब वो एक सेल थिक थे तो उनके अक्रॉस गैस एक्सचेंज बड़े मजे से होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई मसला नहीं होता था। ऐसा ही। तो अब तुमने इस बात को समझना है कि इनकी वॉल जो है वो थिक है, और वॉल थिक होने की वजह से इनके अक्रॉस क्या नहीं हो सकता बेटा? इनके अक्रॉस डिफ्यूजन नहीं हो सकती, है ना। अब कैपिलरीज जो है इसके मुकाबले में इतनी थिन है कि मैंने तुम्हें कल के बताया था ब्लड वेसल के, मैंने तुम्हें बताया था 3 लेयर थे। कौन कौन से? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। इंटरना को हम लोग इंटेमा भी बोलते हैं ना। तो वो जो इंटरना था वो क्या था? इट वाज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। वो एक सेल की लेयर थी जो ट्यूनिका मीडिया को लाइन कर रही है, पूरी ट्यूनिका मीडिया को। अब कैपिलरीज इतनी थिन होती हैं कि तुम ब्लड वेसल के अंदर से ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया निकाल दो। क्या निकाल दो? ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया। जब दोनों निकाल देंगे पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा सिर्फ ट्यूनिका इंटरना, और वो ट्यूनिका इंटरना सिंगल सेल थिक है। वो एपिथेलियम सिंगल सेल थिक है, इट्स सिंपल एपिथेलियम, वो सिंगल सेल थिक है। वो जो सिंगल सेल की थिकनेस है वो कैपिलरी की टोटल थिकनेस, वो कैपिलरी की टोटल थिकनेस है। तो जब हम कैपिलरी को देखते हैं तो कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिक, थिन सॉरी। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं तुम्हें समझाने के लिए। अब मैं इसको डायरेक्ट वैसे नहीं बनाता, मैं इसको सेल्स की फॉर्म में बना लेता हूं।
ये हमारा एक सेल आ गया, ये हमारा एक और सेल आ गया, ये हमारा एक और सेल आ गया, ये हमारा एक और सेल आ गया, और ये आप देख रहे हैं ये मैं बिल्कुल कैपिलरी की और ब्लड वेसल की एंडोथेलियम की तरह एक सिंगल सेल की लेयर बना रहा हूं, और ये हमारा एक और सेल आ गया इस तरीके से। सेम गोज हेयर, यहां पर भी हमारा एक सेल आ जाएगा, फिर ये हमारा एक और सेल आ जाएगा, फिर ये हमारा एक और सेल आ जाएगा, एंड इट विल वर्क लाइक दिस। ठीक हो गया। और फिर क्या होगा, देन दे विल कंबाइन, और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो दे फॉर्म विन्यूल। क्या बना लेंगे बेटा, ये आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म विन्यूल्स। ये विन्यूल बना लेंगे, ये आपका विन्यूल बन गया, और ये विन्यूल इस ब्लड को लेके वापस चला जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो और यहां पर एक चीज देखो। वो चीज क्या नोटिस करनी है, वो चीज क्या देखनी है कि आप ये देखें कि मैंने जब कैपिलरी के सेल बनाए हैं तो मैंने कैपिलरी के सेल्स को सॉलिड नहीं बनाया, मैंने कैपिलरी के सेल्स के बीच में ये गैप रखा है। नजर आ रहा है आप लोगों को? यही गैप आपने ग्लोमेरुलस में भी देखा। इस गैप को आप और मैं फेनिस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिस्ट्रेशंस। तो फेनिस्ट्रेशंस क्या होती हैं? दे आर गैप्स बिटवीन सेल्स ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी के सेल्स के दरमियान में जो गैप्स होते हैं उनको आप और मैं फेनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अच्छा, अब मैं अंदर वाली लेयर सिंपल करके बना लेता हूँ। ये हमें समझ में आ गया कि जैसे यहां पर ये हमें ये लेयर नजर आ रही है, तो अंदर वाले सेल भी हमारे मोर और लेस इसी तरह से होंगे। अंदर वाले सेल भी हमारे मोर और लेस इसी तरह से होंगे। तो मैं ये बिल्कुल इसको मैंने सिंपल करके इस तरीके से मैंने बना दिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब आपका ब्लड आएगा फ्लो करता हुआ, जब आपका ब्लड बेटा क्या करता हुआ आएगा, फ्लो करता हुआ आएगा, तो ये आर्टीरियोल से आया फ्लो करता हुआ। आर्टीरियोल से जैसे ही ये पहुंचा कहां पर, कैपिलरीज में, तो तुम देखो कैपिलरीज में क्या है, कैपिलरीज में तो गैप है। अब होगा क्या, तुम्हें यहां पर कुछ सेल इस जगह पर भी नजर आ रहे होंगे, कुछ सेल यहां बाहर भी नजर आ रहे होंगे। किताब वाली डायग्राम देखते जाओगे तो तुम्हें चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमें टिश्यू के सेल नजर आ रहे हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही ये ब्लड यहां पहुंचेगा तो यहां से इन फेनिस्ट्रेशन की वजह से और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मुराद कि वेसल के अंदर फ्लूइड का प्रेशर कितना है और बाहर कितना है, आसान दबाना, तो ये प्लाज्मा यहां से लीक होना शुरू हो जाएगा। ये प्लाज्मा यहां से लीक होना शुरू हो जाएगा, और ये कैपिलरी का जो आर्टीरियोलर एंड है, यानी आर्टरी की साइड पे जो एंड है, वहां ये लीक होगा। फिर मैंने आपको समझाया था कि जब ये लीक होगा तो क्या होगा, इसके पास जो डिजोल्व मटेरियल हैं, ये वो डिजोल्व मटेरियल कहां पहुंचा देगा, सेल को पहुंचा देगा। सेल उससे अपनी चीजें एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करने के बाद जो अपना वेस्ट है वो किसको दे देंगे, वापस इसी को दे देंगे। तो ये सेल ने अपना वेस्ट यहाँ पे रिलीज करना शुरू किया, और जब सेल ने अपना वेस्ट रिलीज करना शुरू किया तो ये जो वेस्ट है जो सेल ने जनरेट किया है, ये वेस्ट क्या करेगा बेटा, ये वेस्ट इस दूसरे एंड से इन्हीं फेनिस्ट्रेशन के जरिए यहां पर एंटर होना शुरू हो जाएगा। और जब ये यहां पर एंटर होना शुरू होगा तो आपका जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड था वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा और बन के विन्यूल में आपकी चला जाएगा। सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई टेंशन परेशानी मसाइल तो नहीं है जिंदगी में? तो इसी तरीके से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से कैपिलरी के लेवल के ऊपर आपका प्लाज्मा बाकायदा फिल्टर होता है, लीक होता है, और लीक होने से उससे सारी एक्टिविटी होती है। यहां तक बात क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है यहां तक? अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। ये तो थोड़ी टेक्निकल डायग्राम हो गई ना, अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। सिंपल क्या करते हैं, हमने कहा यार ये हमारा आर्टीरियोल है, हमने कहा जी ये हमारा आर्टीरियोल है, हमने कहा जी ये हमारी कैपिलरी है। अब इसको मैं बिल्कुल सिंपल करके बना रहा हूं ताकि हम अपना कॉन्सेप्ट ग्रैब करें।
और ये जब आपस में मिली तो दे फॉर्म्स आर विन्यूल, ये हमारा इसने विन्यूल बना लिया। ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम हो गया। तो ये ब्लड आया इधर और ब्लड फ्लो करता हुआ आया, यहां पहुंच के लीकेज हुई जो भी होनी थी, और आगे चल के यही ब्लड क्या बन गया आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, और ये साइकिल चलना आपकी शुरू हो गई और टिश्यू ने जो देना था वो यहाँ पर दे दिया। और बीच में हम एक रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, ये हमारा एक सेल है। अब ये पूरी कहानी जो हमें बहुत स्मूथ लग रही है, बहुत एक्यूरेट लग रही है, बहुत ओके लग रही है, जिसमें हमें कोई इशू नहीं लग रहा, इसमें एक बहुत बड़ा इशू है। और वही इशू हमें बताता है कि वाई लिम्फेटिक सिस्टम इज इसेंशियल फॉर अस, और अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स नहीं हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, होता ही है। अब मैं आपको कहता हूं कि यार ये कैपिलरी का एक एंड ये वाला है, एक कैपिलरी का एक एंड ये वाला है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं आर्टीरियोलर एंड ऑफ कैपिलरी, क्योंकि सब आर्टीरियोल है, और इसको मैं कह देता हूं विन्यूलर एंड ऑफ कैपिलरी, क्योंकि यहां पे विन्यूल है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आर्टीरियोलर एंड पे प्लाज्मा लीक हो रहा है, वीनस एंड पे प्लाज्मा रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। मगर इस लीकेज और रीएब्जॉर्प्शन में एक बड़ा मसला है। वो मसला क्या है, वो मसला ये है कि जितनी लीकेज होती है रीएब्जॉर्प्शन उतनी नहीं होती, जितनी लीकेज होती है रीएब्जॉर्प्शन उतना नहीं होता। क्या मतलब हुआ, फर्ज करो कि अगर यहां पर 100 ml प्लाज्मा लीक हुआ, 100 ml फर्ज कर रहे, तो यहां पर जो रीएब्जॉर्प्शन होगी वो 85 ml की होगी, और फिक्स मार्जिन है 15%। नॉर्मल लोगों में 15% कहां रह जाएगा, 15% इस टिश्यू स्पेस में रह जाएगा, 15% इस टिश्यू स्पेस में रह जाएगा। और 15% जो टिश्यू स्पेस में रहेगा उसी को आप और मैं टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उसी को आप और मैं क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो प्लाज्मा है इट विल बिकम टिश्यू फ्लूइड, बोलो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलो, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलो, बात एक ही होती है। टिश्यू फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दे ऑल मीन द सेम, ठीक है। अब सुनने में ये बात को बहुत बड़ी नहीं लगती, बट इमेजिन करो कि अगर हर साइकिल में 15% प्लाज्मा ऐसे लॉस होता है तो क्या हो। इमेजिन करो अगर हर साइकिल में 15% प्लाज्मा में ऐसे लीक करता गया तो क्या होगा, 15% प्लाज्मा में लीक करता गया तो क्या होगा। इसके लिए मैंने वो एक बहुत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया हुआ है, जो बच्चे ना बहुत जल्दी उसको जो है वो समझ जाते हैं। तो वो एक एक्सपेरिमेंट हम छोटा सा कर लेते हैं, तो हमें ये पूरी गेम जो है वो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी, ठीक है। लो जी, अभी एक्सपेरिमेंट हमारा तैयार है। ये हमारे पास हमारी क्या कौन सी है, नहीं मजा नहीं आया, सही बोलो, स्टिंग। तुम सही नहीं बोल रहे, स्टिंग बोलो, स्टिंग सही। तो ये हमारी स्टिंग, एक बोतल हमने ले ली, और स्टिंग की हमने सिर्फ क्यों ली, लाल कलर की, खून भी लाल होता है और कोई वजह नहीं है। इससे हमें कोई मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, बहुत नुकसानदेह है, और इसके पीने के बड़े नुकसान होते हैं। जो पी रहा है ना पिए, मेहरबानी करें। मैं कुछ और बोलने वाला था, अल्लाह ने बचाया मुझे, मेरे मुंह से नहीं निकला। खैर, तो ये जो बोतल है, अब देखो, लेट सपोज ये आपका आर्टीरियोलर एंड है, ठीक है, और ब्लड वहां मौजूद है, ये वाला एंड, और हमने इस ब्लड को किया फिल्टर कैपिलरी में, ये कैपिलरी में है, ये फिल्टर हो गया। इसका एक तरीका होता है, इससे गिरता नहीं है, मगर वो उसमें टाइम लग जाएगा अभी, सही है, फिल्टर हुआ। अब मैंने अभी आपको क्या समझाया था, जब ये वीनस एंड पे पहुंचेगा तो ये रीएब्जॉर्ब होगा। क्या सारा रीएब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा। कितना होगा, 85%। ये लो, तो ये हमने सब फर्ज करो 80 नहीं, अभी तो ज्यादा ही, ये मैंने फर्ज करें 85% रीएब्जॉर्ब करवाया, 15% टिश्यू स्पेस में रह गया, इसको मैं कर देता हूं अलग, ये मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब ये ब्लड दोबारा चला गया हार्ट के पास, वेन इसको हार्ट के पास ले गई, हार्ट ने इसको पंप किया, पंप करके वापस ही आया, आर्टीरियोल में पहुंचा, आर्टीरियोल में पहुंची, कैपिलरी में दोबारा क्या हो गया, दोबारा फिल्टर हो गया। जब दोबारा फिल्टर हुआ तो उसके बाद क्या होगा,
रीएब्जॉर्ब होगा। जब रीएब्जॉर्ब होगा तो क्या सारा होगा? सारा नहीं होगा, कितना होगा? तो ये 85% रीएब्जॉर्ब होगा, समझे? 15% ये फिर टिश्यू स्पेस में रह गया। इसको मैं अलग कर देता हूं, ये अलग हो गया। फिर वेन इसको लेके गई कहां पर? फिर वेन इसको ले गई हार्ट के पास, हार्ट ने इसको पंप किया, आर्टरी से गया, आर्टीरियोल में आया, फिर फिल्टर हो गया। जब ये फिर फिल्टर होगा तो क्या होगा? रीएब्जॉर्ब होगा। क्या रीएब्जॉर्बिंग सारी होगी? कितनी होगी? 85%। और 15% कहां रह गया? टिश्यू स्पेस में। ये मैंने इसको अलग कर दिया। अब देखो मैंने कितने साइकिल चलाए? 3 साइकिल चलाए। ब्लड के वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है? ब्लड का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। इमेजिन करो मैंने अगर 10-12 साइकिल ऐसी और चला दी तो क्या हो? ब्लड का वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा कि सर्कुलेशन सपोर्ट नहीं हो पाएगी और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाएगी, और ब्लड की सर्कुलेशन रुक गई तो बंदा मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। अब इवेंचुअली देखो हमें क्या करना है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हम किसी तरीके से ये हमारा 15% टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड बच रहा है, इसको किसी तरीके से वापस ब्लड में डालें। क्यों डालें ब्लड में? ताकि ब्लड के वॉल्यूम को बैलेंस रखा जा सके, कांस्टेंट रखा जा सके, रीस्टोर किया जा सके। यही काम लिम्फेटिक सिस्टम का काम। किसका काम है? ले भाई स्टिंग तू बोले। तो अब देखो, अब बात समझनी है ध्यान से। तो अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम ये जो 15% प्लाज्मा टिश्यू स्पेस में रह गया ना, इसको टिश्यू स्पेस से निकालेगा और निकाल के वापस ले जाके सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड कर देगा, डाल देगा। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ब्लड का वॉल्यूम रीस्टोर हो जाएगा। और जब ब्लड का वॉल्यूम रीस्टोर हो जाएगा तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है वो हमें पेश नहीं आएगी। इसलिए आप देखते हैं हम लोग मजे से अपने सारे काम करते रहते हैं और कभी भी हमें ब्लड की, खून की कमी का सामना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करना पड़ता। समझ में आ गई बात? तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का एक ही काम है। लिम्फेटिक सिस्टम is our drainage system that drain tissue fluid again in blood. लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो टिश्यू फ्लूइड को निकालता है टिश्यू स्पेस से और ले जाके वापस कहां डाल देता है? ब्लड में। और इससे क्या होता है? ये रीस्टोर कर देता है। किसको? रीस्टोर करता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड को। रीस्टोर करता है किसको? वॉल्यूम ऑफ ब्लड को। तो देखो लफ्ज है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन का मतलब होता है निकालना। जैसे तुम अपना घर बनाते हो तो तुमने देखा घर की छत पे तुम क्या बनाते हो? ड्रेन बनाते हो। और ड्रेन का काम क्या होता है? जब बारिश आए तो छत पे पानी जमा ना हो, वो छत से निकल के गली में चला जाए, रोड पे चला जाए, कहीं और चला जाए जहां से वो बाहर निकल जाए, क्योंकि वो पानी छत पे खड़ा रहा तो छत को नुकसान पहुंचाएगा। तो ड्रेन का मतलब होता है निकालना। तो ये टिश्यू फ्लूइड को निकालता है, वापस ले जाके ब्लड में डाल देता है। बेटा ये बात समझ में आ गई पूरी? अब देखो ये लिम्फेटिक सिस्टम का टोटल काम है। बाकी ये जो कुछ कर रहा है वो उसका एक्स्ट्रा काम, बाकी जो कुछ भी कर रहा है वो उसका एक्स्ट्रा काम है। तो जब लिम्फेटिक सिस्टम की थीम हमने समझ ली तो बाकी लिम्फेटिक सिस्टम का पाथवे है 2 मिनट में हम कर लेंगे। आओ समझ लेते। उसको मिटाऊं? इसको जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लिम्फेटिक सिस्टम इंशाल्लाह पूरा करना है हमने। अब हमें किसकी बात करनी है? अब हमें बात करनी है पाथवे ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की। अब हमें किसी बात करनी है बच्चों? पाथवे ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की। तो लिम्फेटिक सिस्टम कहां से शुरू हो रहा है? टिश्यू स्पेस से। तो पहला जो कंपोनेंट होगा लिम्फेटिक सिस्टम का वो होंगी बेटा लिम्फेटिक कैपिलरीज। वो क्या होंगी बेटे? लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज। जब आप लिम्फेटिक कैपिलरीज को देखते हैं तो लिम्फेटिक कैपिलरीज कहां से स्टार्ट होती है? टिश्यू स्पेस से। तो दे बिगिन फ्रॉम एट द लेवल ऑफ टिश्यू स्पेस। तो ये टिश्यू स्पेस के लेवल के ऊपर शुरू होती हैं। और याद कर लो ये ब्लाइंड वेसल्स होती हैं। क्या मतलब हुआ? इनकी एक ओपनिंग होती है, तो ये इस तरीके से होंगी और इनकी एक ही ओपनिंग होगी और ये इनकी ओपनिंग होगी ये वाली। ठीक है?
तो फिर टिश्यू फ्लूइड इसमें एंटर कैसे होगा? इनके अंदर पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सुराख होते हैं छोटे छोटे से, और लिम्फ जो होता है लिम्फ। अच्छा, टिश्यू फ्लूइड जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर होगा हम उसको लिम्फ बोल देंगे। तो टिश्यू फ्लूइड में लिम्फ में क्या फर्क होता है? टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरी के बाहर होता है और लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर वो लिम्फ होता है। अब जैसे ही अंदर आएगा, एक दफा ये अंदर आ गया फिर ये बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता बाहर? क्योंकि यहां पर वेल्व लगे हुए। क्या लगे हुए? वेल्व। और वो वेल्व क्या करेंगे? इसको बाहर नहीं जाने देंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये क्या है? दे आर ब्लाइंड वेसल्स। दे आर ब्लाइंड वेसल्स मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हैव सिंगल ओपनिंग। इनकी सिंगल ओपनिंग होती है। फिर मैंने आपको बताया कि इनके पास हैव मैनी वेल्व गार्डेड पोर्स। इनके पास क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे वेल्व गार्डेड पोर्स होते हैं। पोर होते हैं, सुराख होते हैं, और उन सुराखों को कौन गार्ड कर रहा होता है? वेल्व उनको गार्ड कर रहे होते हैं। और जब वेल्व उनको गार्ड कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड कैन एंटर। टिश्यू फ्लूइड बेटा क्या हो सकता है? एंटर हो सकता है किसके अंदर? इन लिम्फेटिक कैपिलरी। और मैंने अभी आपको क्या समझाया? जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर होगा क्या होगा? इट विल बिकम लिम्फ। अब हम इसको क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। और वो बाहर नहीं निकल सकता। एंड कैन नॉट मूव आउट। वो बाहर नहीं निकल सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, बात है में रखना। अच्छा, अब क्या होगा बेटा? अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी है ना, ये एक तो नहीं होंगे ना, ये तो बहुत सारे होंगे। तो एक लिम्फेटिक कैपिलरी ये रही, एक लिम्फेटिक कैपिलरी इसके बराबर में आ गई, एक लिम्फेटिक कैपिलरी और टिश्यू में इनके बराबर आ गई, एक लिम्फेटिक कैपिलरी और टिश्यू में इनके बराबर आ गई। और जब ये लिम्फेटिक कैपिलरी आपस में मिल जाती हैं तो ये आपस में मिल के आपस में कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं उनको? लिम्फ वेसल। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज कंबाइन होती हैं इन द फॉर्म लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फेटिक कैपिलरी कंबाइन होती हैं बेटा और क्या बन जाती हैं? लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज कंबाइन टू फॉर्म लिम्फ वेसल। अच्छा, अब लिम्फ वेसल पैरेलल रन करती है आर्टरीज और वेन्स के। यहां पर वो जुमला सही है कि उनके साथ साथ चल रही है। तो लिम्फ वेसल्स रन, लिम्फ वेसल्स रन पैरेलल टू आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा, अब तुम लोग एक बात ध्यान में रखना। वो बात तुम लोग क्या ध्यान में रखोगे? तुम लोग ये बात ध्यान में रखना बच्चों कि लिम्फ वेसल जो होती हैं, एक तो वेल्व गार्डेड होती हैं, तो इट कंटेन वेल्व, ताकि जो लिम्फ आगे गया है वो पीछे ना आ जाए। दूसरा देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम के पीछे हार्ट है ना, लिम्फेटिक सिस्टम के पीछे कोई हार्ट नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है? लिम्फेटिक वेसल्स को हमारे मसल्स के अंदर दफन कर दिया। ठीक है, मैं लिख दूं। जब मैं दफन कह रहा हूं तो आई लिटरली मीन इट। तो दे आर बरीड इनसाइड आवर मसल्स। अब देखो क्या होता है। अब होता पता ही है? होता ये है कि जब आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? लिम्फ वेसल्स को दबाते हैं, क्योंकि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो उसके अंदर क्या दफन हुई है? लिम्फ वेसल। और लिम्फ वेसल्स को दबाएंगे। जैसे ही लिम्फ वेसल दबाएंगे क्या होगा? लिम्फ आगे चलेगा, और जब लिम्फ आगे चलेगा तो पीछे नहीं आ सकता वापस। क्यों नहीं आ सकता? वेल्व लगे हुए, वेल्व उसके पीछे आने ही नहीं देंगे। तो लिम्फ कैसे फ्लो करता है? तो लिम्फ फ्लो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और खास तौर पे स्केलेटल मसल। आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं, स्पेशली
स्केलेटल मसल्स। सही है। अब देखो लिम्फ वेसल कहां से आ रही है? लिम्फ वेसल आ रही है हमारे टिश्यू से, और टिश्यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, टिश्यू में वेस्ट मटेरियल हो सकता है। भाई टिश्यू में वेस्ट भी होता है ना, सेल क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको टिश्यू स्पेस में निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो लिम्फ है, उस लिम्फ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उस लिम्फ के अंदर वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसको मिटा दूं? तो उसको काबू करने के लिए क्या होता है बेटा, उसको काबू करने के लिए अल्लाह ताला ने लिम्फ वेसल्स के रास्ते में जगह जगह WBC के मासेज लगा दिए हैं, और वो जो WBC के मासेज हैं उनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो तीसरा कंपोनेंट क्या होगा इसका? लिम्फ नोड्स। नोड मतलब ग्रुप ऑफ सेल, जैसे हार्ट में था SA नोड, AV नोड, ग्रुप ऑफ सेल था, करंट जनरेट कर रहा था। तो लिम्फ नोड, मासेज ऑफ WBCs, मासेज ऑफ WBCs। और कौन सा WBC होते हैं इनके पास? T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, ये मेन है, और साथ में इनके साथ मैक्रोफेजेस भी होंगे। मैक्रोफेजेस और भी कुछ होंगे, बट ये 2-3 नाम ध्यान में रहे तो काम चल जाएगा। आगे एक्सेट्रा लिख दूं। अब देखो होता क्या है, ये तुम्हारी बेटा लिम्फ नोड है, ये फर्ज करो तुम्हारी लिम्फ नोड है, ठीक है। इस लिम्फ नोड के पास बहुत सारे WBC के मासेज इस तरीके से मौजूद हैं। तो ये WBC के मासेज हैं, ठीक है। ये WBC अरेंज हुए हैं बहुत सारे, ये WBC अरेंज हुए हैं। अब क्या होता है, बहुत सारी लिम्फ वेसल आती हैं, और बहुत सारी लिम्फ वेसल्स लिम्फ को लेके आती हैं किसके पास? लिम्फ नोड के पास। किसके पास लेके आती है बेटा? लिम्फ नोड के पास। ध्यान से बात समझनी है जरा। तो जब ये इसको लिम्फ नोड के पास लेके आती हैं तो क्या होता है, इनको हम लोग बोलते हैं एफरेंट वेसल्स। एफरेंट मतलब आने वाली। तो ये एफरेंट लिम्फ वेसल्स हो गई। क्या हो गई बेटा? और ऑब्वियसली वेल्व इनके अंदर लगे होंगे, ये इनके वेल्व हैं। सही है। तो क्या होता है, इन एफरेंट लिम्फ वेसल्स के जरिए जो लिम्फ होता है वो कहां एंटर हो जाता है? लिम्फ नोड में। और जब वो लिम्फ नोड में एंटर होता है तो क्या होता है, वो यहां से WBC के बीच में से उसको गुजरना पड़ता है। और जब वो WBC के बीच में से गुजरता है तो WBC क्या करते हैं, उसकी थॉरो चेकिंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको चेक करते हैं, ध्यान से उसको देखते हैं। अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई इंप्योरिटी हो, कोई वेस्ट मटेरियल हो, साफ कर देते हैं सारा। और आखिर में ये एक बड़ी वेसल के जरिए, एक ही वेसल के जरिए बाहर निकल जाता है। और ये जो बड़ी वेसल होगी इसके पास भी वेल्व होगा ऑब्वियसली, इसको हम बोलेंगे इफरेंट वेसल। तो ये कौन सी वेसल हो गई? एफरेंट वेसल। तो एफरेंट वेसल हमेशा ज्यादा होंगी, एफरेंट वेसल्स। और ये क्या होगी? इफरेंट वेसल। तो लिम्फ नोड के पास एफरेंट वेसल एक होती है, इफरेंट वेसल, इफरेंट वेसल एक होगी, एफरेंट वेसल ज्यादा होगी। तो हम यहां लिखते हैं कि ये क्या करता है बेटा, इट receive lymph from multiple afferent lymph vessels check the quality of lymph kill microbes if any, remove waste एक्सेट्रा। और ये लिम्फ को बिल्कुल नीट और क्लीन करके बाहर निकाल देते हैं। तो नीट एंड क्लीन lymph will move out as out through single efferent vessel
सही है। अब लिम्फ कलेक्ट हो गया, लिम्फ ट्रांसपोर्ट हो गया, लिम्फ सर्कुलेट हो रहा है, प्रेशर लग गया, आगे बढ़ गया, सब कुछ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमारे पास आएंगी सबसे बड़ी लिम्फ वेसल हमारी बॉडी की, जिनको हम कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स। अब लिम्फेटिक डक्ट्स बॉडी की सबसे बड़ी लिम्फ वेसल हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक डक्ट्स क्या हैं? दे आर लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसमें से दो नाम तुम लोग चाहो तो याद कर लो, ना याद करो तो भी खैर है, चलेगा। राइट साइड पे जो होती है उसको हम कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। और बेटा जो लेफ्ट साइड पे होती है उसको हम कहते हैं थोरेसिक डक्ट। अब याद कर लो, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट हो या थोरेसिक डक्ट हो, ये दोनों जाती हैं और ये दोनों जाके ओपन हो जाती हैं इन नेक वेन्स। अब देखो जैसे ये नेक वेन में ओपन होंगी तो क्या होगा? वेन में होता है ब्लड, तो ये सारा लिम्फ वापस कहां पहुंच गया? ब्लड के पास। और जैसे ये ब्लड के पास पहुंचा तो क्या हुआ? ब्लड का वॉल्यूम रीस्टोर हो गया। अब कितना ही प्लाज्मा कैपिलरी के लेवल पे लीक होता रहे, नो वरीज, वो लिम्फेटिक सिस्टम से घूम के वापस कहां चला जाएगा? ब्लड के पास। वो लिम्फेटिक सिस्टम से घूम के वापस कहां चला जाएगा? लिम्फ के पास चला जाएगा, ओ ब्लड के पास चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो ये है लिम्फेटिक सिस्टम, टोटल उसकी थीम, ये सारी चीजें। अब लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन, एक मिनट रुक जाओ। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन, इसको बता दूं डायग्राम। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन, हाँ भाई, तीन फंक्शन है बस, आसान है बिल्कुल। फंक्शंस, पहला फंक्शन तो मैंने अभी अभी बताया है, रीस्टोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड के वॉल्यूम को रीस्टोर करता है, पहला फंक्शन। दूसरा भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो किल माइक्रोब्स, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तीसरा, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, इलियम, विलाय, लैक्टील। लैक्टील्स क्या करती हैं? लैक्टील्स एब्जॉर्ब फैट। लैक्टील क्या करती है बेटा? फैट एब्जॉर्ब करती है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। कोई सवाल है तो फरमाइए।